हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। समर वेकेशंस आने वाले हैं आपके, या आपके घर में जो बच्चे होंगे आस पड़ोस में उनके बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लेकिन कईयों का आने वाला बोर्ड का साल होने की वजह से छुट्टियों के दिन उनके लिए तो कम हो जाते हैं और उनको ट्यूशन ज्वाइन करवा देते हैं उनके पेरेंट्स, लेकिन एक आशा के साथ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर होशियार हो जाएंगे और उनको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन सबकी ज़िंदगी में ऐसा अवसर नहीं आता है। आज मैं आपके लिए एक ट्यूशन क्लास से जुड़ी ऐसी भयानक कहानी लेकर आई हूँ कि उसको सुनते ही आपके दिल में ये ज़रूर आएगा कि उसकी वजह से आपको रात में भी नींद ना आए। ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये कहानी सुनने के बाद आप शायद थोड़े से सतर्क हो जाओ या उनकी भी मदद कर सको जो ऐसी सिचुएशन में फंसे हो, या उससे पहले वो एक एहतियात बरत सके। ये कहानी है वृंदा मैडम की, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों को एडवांस ट्यूशन क्लास करवाती थी। वृंदा एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को बहुत दिल से पढ़ाती थी। करीब 1.5 साल तक अपने मम्मी पापा के घर से ही उसने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन जब बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और 2-3 शिफ्ट में पढ़ाने के बाद भी घर में जगह कम पड़ने लगी, तो वृंदा जगह बढ़ाने के लिए एक ट्यूशन क्लास के लिए कमरे को किराए पर लेना चाहती थी। लेकिन इसकी प्रायोरिटी थी कि अगर जगह उसके घर के नज़दीक ही मिल जाए तो उसको बहुत आसानी होगी, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वृंदा को अपने घर से 9 किलोमीटर दूर एक घर मिला जो थोड़ा सा धूल खा रहा था और काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था। वहाँ आसपास भी कुछ घर बंद थे, लेकिन वो साइज में बड़े थे और वृंदा के लिए परफेक्ट घर सिर्फ एक ही था। उनकी इंक्वायरी करके वृंदा ने मकान मालिक से चाबी लेकर घर देखा। घर में बड़े भाई की शादी होने वाली थी अगले 6 महीनों में, तो घर में रिनोवेशन का काम चलने वाला था। इसीलिए वृंदा को कैसे भी करके कोई जगह किराए पर लेनी ही थी। फिर क्या था, घर से 9 किलोमीटर दूर वो घर वृंदा ने लिया। सबसे पहले तो उसने ट्यूशन में 2 दिनों की छुट्टियों का कह दिया, क्योंकि उस 1 BHK के मकान को ठीक से धोना था और साफ करके बच्चों के लिए बैठने लायक करना था। सैटरडे संडे छुट्टियां रखकर वृंदा ने घर की सफाई शुरू की। वो और उसकी माँ घर की सफाई करने आए थे। पहले दिन सुबह सब जगह से जाले, धूल, मिट्टी, गंदगी को हटाकर उन्होंने घर को धोना शुरू किया। लेकिन इस बीच दोनों ने अलग अलग तरीकों से कुछ चीज़ें महसूस की थी जो उन्होंने एक दूसरे को नहीं बताई, ये सोचकर कि कहीं आपस में वो लोग डर ना जाए। दरअसल जब अंदर के कमरे में वृंदा छत से जाले हटा रही थी तो बार बार उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे से कोई हवा का तेज झोंका बहुत तेजी से गुजर रहा हो। वहीं दूसरी ओर उसकी मम्मी भानु को हॉल में सफाई करते वक्त ऐसा लग रहा था कि अचानक तापमान ठंडा और गर्म हो रहा हो। वृंदा ने हमें बताया कि उसकी मम्मी बंगाली साड़ी पहनती थी, तो पीछे से पीठ में कुछ ज़्यादा ही खुली रहती थी और उनको बराबर पता चल रहा था कि बहुत ठंडी हवा आ रही है और कभी कभी अचानक हवा गर्म हो जाती। वहीं से जब वो झुककर पोछा लगा रही थी तो उनको बार बार ये एहसास हो रहा था कि वो किसी फ्रिज के पास खड़ी हो और उनके पास ही किसी ने फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया हो। वृंदा और उसकी मम्मी ने दोनों ने यही सोचा कि घर काफ़ी दिनों से बंद होने की वजह से अच्छी वाइब्स नहीं मिल रही, और 2 दिनों में साफ हो जाने के बाद और बच्चों के आ जाने के बाद बहुत अच्छा लगने लगेगा। उन्होंने शाम के 6 बजे तक सफाई की और दूसरे दिन ये प्लान था कि हर जगह बल्ब
पंखे और लाइट्स लगवा ले। शाम को और मॉर्निंग भाग में एक बार फिर से उन्होंने घर को धोया। दरअसल आपको पता ही होगा कि खाली घर को धोने के बाद जब वो सूखता है तो उसमें नीचे एक सफेद हल्की सी पतली परत जैसा उभर आता है, जो महीनों की बारीक धूल की वजह से होता है और उसकी फिर से एक बार सफाई करनी ही पड़ती है। तो संडे के दिन वृंदा और उसकी मम्मी सुबह 9 बजे आ गए। आज का उनका प्लान था कि दोपहर तक सब जगह को चमका दे, ताकि शाम को लाइट लगाते वक्त सब तैयार हो और अगले दिन से बच्चों की 2 बैच शुरू कर दी जाए। जैसे ही वृंदा ने चाबी लगाई और दरवाज़ा खोला कि उनके शरीर से एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि कोई चीज़ या किसी का ऑरा उसके शरीर को छूकर बाहर आया हो। लेकिन ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था दूसरे दिन के लिए। जब वृंदा और उसकी मम्मी घर में आए और सारे दरवाजे और खिड़कियों को खोला, तो वो एक दूसरे से बात करने तक असहज महसूस कर रहे थे। जमीन पर जहाँ अगले दिन पानी से धोया गया था, वहां पर सूखने की वजह से जो हमने कहा था कि सफेद एक परत आ जाती है जिसको फिर से साफ करना पड़ता है, वो हुआ था। लेकिन उसके साथ एक और भयानक चीज थी। सबसे पहले आने वाले हॉल में वृंदा ने देखा कि किसी के पैरों के निशान थे। पूरी तरह से इंसानों के पैर भी नहीं लग रहे थे वो। ना उंगलियों के निशान थे, ना ही अंगूठे के। लेकिन उन निशानों का शेप ऐसा था कि मानो किसी का पैर हो और तिकोने आकार में था। ऐसे अजीब तरह के पैरों के निशान थे। निशानों को आप ऐसा समझो कि धूल लगी जमीन पर जब हम चलते हैं तो वहाँ कैसे आपके फुटप्रिंट्स आ जाते हैं, ठीक वैसा ही था। ये निशान पूरे कमरे में नहीं थे, बस थोड़े से हिस्से में थे। उसके आगे वो निशान बदल कर ऐसे हो गए कि जैसे धूल पर कोई कपड़ा या झाड़ू घसीट कर हमने घुमाया हो, और जैसे लंबी लंबी रेखाएं बनती हैं वैसे निशान थे। वो निशान दूसरे कमरे तक जा रहे थे। वहां पर वृंदा ने देखा कि अंदर कमरे में जाते ही वो निशान किसी बिल्ली के पैरों के निशान बन गए। उसकी माँ तो देखकर ही डर रही थी, क्योंकि उन्होंने पूरे घर को बंद कर दिया था। न कहीं से कोई बिल्ली आई थी, ना ही कहीं से कोई बिल्ली जा सकती थी। अचानक वो निशान भी बाथरूम की तरफ गए और वहां से गायब हो गए। इस बार वृंदा की मम्मी ने इग्नोर नहीं किया। उन्होंने वृंदा को कहा, देखो, ये कोई सामान्य बात नहीं लगती, और बाथरूम के वेंटिलेशन में तो पंखा लगा है, यानी वहां से कोई बिल्ली या कोई जानवर आ और वापस जा भी नहीं सकता। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब दोनों माँ बेटी को लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन ना वो देख पाते कुछ, ना उनको कोई पहचान वाला था ऐसा वहां पर जिनको वो पूछ सके कि क्या यहाँ पर कोई अजीब घटनाएं हो रही हैं कि नहीं। फिर भी दोनों माँ बेटी ने डरते डरते सब सफाई की। शाम को इलेक्ट्रिशियन आया और सारे बल्ब, पंखे और लाइट्स लगाकर चला गया। वृंदा ने अपने स्टूडेंट्स को कॉल करके बुला लिया अगले दिन मंडे से ट्यूशन्स के लिए। समय रखा था सुबह के 11 से 12 और दोपहर के 4 से 6। जब दूसरे दिन 10 बजे आकर वृंदा ने कमरे को देखा तो उसको सब सामान्य लगा, लेकिन आज भी ठंड उतनी ही थी। अजीब बात उसे ये लग रही थी कि ना इस घर के ऊपर कोई माला है, न छत पर कोई कूलिंग कोटिंग लगी है, ना ही ये सर्दियों का समय है। तो फिर डायरेक्ट सन के नीचे जो टेरेस आती है, वो कमरा इतना ठंडा क्यों है? इसी विचार से उसने अपने क्लास को सजाना शुरू किया। कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, बच्चों के लिए चटाई और पानी का एक घड़ा जो वो घर से लाई थी, वो भर कर रख दिया। 11 बजे बच्चे आए। वृंदा ने उनको पढ़ाना शुरू किया और 12 बजे क्लास खत्म हुई। वृंदा को पानी की प्यास लगी। उसने बच्चों को बाय बोला और ताला लगाने से पहले पानी पीने गई तो घड़े में से पानी कम हो गया था। लेकिन न घड़ा लीकेज था, ना ही बच्चों ने पानी पिया था, और अभी तो सिर्फ 1 घंटा हुआ था। तो करीब
25% पानी गया कहाँ? वृंदा के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी सांसें तेज हो गई और डर की वजह से वो जल्दी जल्दी ताला लगाकर घर आ गई। उसने ये बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने कहा, अरे वो पानी रिस रहा होगा, तू टेंशन मत ले। जैसे तैसे करके शाम हुई और वृंदा वापस अपने क्लास में आ गई। कभी उसको कमरे बहुत ठंडे लगते, कभी बच्चों को ठंड लगती, कभी बच्चे कहते कि उन्होंने कुछ हलचल देखी है। ऐसे ही 1 महीना बीत गया और वृंदा को अब इन सब की आदत पड़ गई। उसको ये एक एडवेंचर जैसा लग रहा था। अब उसने बच्चों की चिंता करना भी छोड़ दिया, क्योंकि न किसी बच्चे को तकलीफ होती, न ही उनको कोई परेशानी होती। एक दिन वृंदा ने कहा, बच्चों को सुबह 11 बजे के बदले 10 बजे तक आना शुरू करना है, क्योंकि 10th के कुछ बच्चे पूरा ध्यान देकर होमवर्क करते नहीं थे। उसने कहा, कल से सबको 1 घंटा पहले आना है, यहाँ आकर अपने नोट्स पूरे करने हैं और फिर रेगुलर क्लासेस चलने वाली है। इसी तरह 2 दिन बीते। वृंदा ने एक चाबी वहाँ घर के एक पौधे में छिपानी शुरू कर दी और बच्चे आकर क्लास शुरू करते। वृंदा 11 बजे आती। एक दिन बच्चों के इंतजार में एक लड़की करीब 25 साल की बच्चों के आने का इंतजार कर रही थी। बच्चे आए तो उसने कहा, मैं वृंदा की दोस्त हूँ, आज से रोजाना 1 घंटे आपको मैं पढ़ाऊंगी और 11 बजे के बाद वृंदा पढ़ाएगी। शाम के वक्त भी वृंदा ने बच्चों को 3:30 बजे बुलाया था, लेकिन तब भी वो लड़की बच्चों के साथ थी। जब 10 बजे बच्चे आए और सब अंदर गए तो वृंदा की दोस्त रुबीना मैडम ने बच्चों को पढ़ाया और उनका होमवर्क करवाया, लेकिन 10:50 होते ही वो चली गई। और जब वृंदा आई तो उसे बच्चों ने सब बताया। वो सोच में पड़ गई, मेरी सहेली, और यहाँ वो कौन थी? तो बच्चों ने बताया रुबीना मैडम थी। वृंदा फिर से सोच में पड़ गई, ये रुबीना मैडम कौन है? अपनी लाइफ में वो इतनी कंफ्यूज पहले कभी नहीं हुई थी जितना रुबीना के बारे में सुनकर हुई थी। ये उसने अपनी माँ को बताया। अब बात आई दूसरे दिन। दूसरे दिन 10 बजे वृंदा आई। उसने देखा कोई नहीं था। उसने बच्चों को पढ़ाया, उनको होमवर्क करवाया और थोड़ी देर बाहर गई अपने काम से। लेकिन तभी रुबीना फिर से आई। उसने बच्चों को कहा, बच्चों, आपको मैं बुरी लगती हूँ? आपने मुझे ना रहने देने के लिए अपनी मैडम को बुला लिया। बच्चों को तो कुछ पता नहीं था। उन्होंने कहा, मैडम आप रुको, अभी वृंदा मैडम आती ही होंगी। लेकिन रुबीना रुकी नहीं और बच्चों के सामने मुंह बिगाड़ कर चली गई। वृंदा आई और बच्चों ने फिर से उसको बताया। वृंदा फ्रस्ट्रेट हो गई कि ये कौन है जो मेरे स्टूडेंट से मिलने आती है। वो चेयर पर बैठकर किताब पढ़ने लगी। तभी उसके पीछे से एक आहट हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने हल्का सा छुआ हो और बर्फीली हवा का झोंका आया हो। वृंदा डर के मारे पीछे घूमी और फट से उसने देखा, लेकिन कोई नहीं था। वृंदा को धीरे धीरे शक होने लगा था कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है, लेकिन ये नई लड़की रुबीना, उसके बारे में वो भी कंफ्यूज थी कि ये कौन है। उसने ठान लिया कि अगले दिन बच्चों को बोलेगी कि देरी से आएगी और अगर वो लड़की आती है तो उसको रंगे हाथों से पकड़ लेगी। लेकिन हुआ उसकी इच्छा का उल्टा। बच्चे 10 बजे आए। वृंदा वहीं सामने वाले खाली घर के पीछे छिपी रही और रुबीना के आने का इंतजार करने लगी। पर उसको कहाँ पता था कि रुबीना को आने जाने के लिए घर के मेन गेट की जरूरत नहीं थी। करीब 11 बजे तक वृंदा कड़ी धूप में रुबीना के आने का इंतजार करती रही और 11 बजे तक कोई नहीं दिखा तो वो क्लास में गई। बच्चों ने उसको देखकर सीधा पूछा, मैडम आप कहाँ थी? रुबीना मैडम कब से आपका इंतजार कर रही थी। लेकिन ये बात सुनकर वृंदा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उसने ना तो किसी को आते देखा और ना तो किसी को घर से निकलते देखा था। जब वो पानी पीने गई तो आज भी कल शाम को भरा हुआ मटका आधा हो गया था। उसको देखकर क्लियर लग रहा था कि इतना पानी बच्चे नहीं पी सकते। अगले दिन उसने घर के बाथरूम में छिपने का सोचा, लेकिन फिर विचार बदल दिया।
वो दूसरे कमरे में थी और बच्चों ने रुबीना से बातें करना शुरू कर दिया। जब वो कमरे से बाहर आई तो बच्चे अपना अपना काम कर रहे थे और रुबीना जा चुकी थी। इसी बात से परेशान होकर उसने बच्चों को डांट फटकार लगाई। उसने कहा, आप उस लड़की को रोकते क्यों नहीं? मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे उससे मिलना है। आप उसको रुकने को बोलो। बच्चों ने उसकी एक ना सुनी और सब उसके ऊपर हंसने लगे। वृंदा परेशान होकर ये बात अपनी माँ को बताती है और रोने लगती है। उसकी माँ को लगा कोई अदृश्य शक्ति नहीं होगी, बस कोई लड़की उसकी फिरकी लेने आ रही होगी। अगले दिन फिर ऐसा हुआ। वृंदा छिपकर देख रही थी, लेकिन कोई घर पर आता दिखाई ही नहीं दिया। करीब 11:15 हो गए, इसलिए वृंदा घर की ओर आई और दौड़ती हुई सीधा वो बच्चे पढ़ने जहाँ बैठे थे वहां पर पहुंची। तो बच्चे हंसने लगे। वृंदा ने पूछा, कहाँ है वो? लेकिन बच्चे बोले नहीं और सिर्फ दूसरे कमरे की ओर इशारा किया। इस बार वृंदा को लगा अब तो वो रुबीना को देख ही लेगी, लेकिन दूसरे कमरे में जाते ही उसको सिर्फ बहुत तेज ठंड का एहसास हुआ। वो ठंड इतनी ज्यादा थी कि सोच कर ही वृंदा को डर लगने लगा। वो हाफती हुई बाहर आई और बच्चों को कह दिया कि आज छुट्टी है, आप सब घर जाओ। अब मैं जब फोन करके बुलाऊं तभी आना। दोपहर की बैच वाले बच्चों को भी वृंदा ने मना कर दिया आने से। वो रोती हुई घर गई और अपनी मम्मी को सब बताया। उसकी माँ ने कहा, बेटी रो मत, शाम को उसका पता लगाने मैं खुद तुम्हारे साथ आऊंगी। 4 बजे दोनों माँ बेटी अपने ट्यूशन क्लास की ओर गए। सबसे पहले ट्यूशन से 4 घर दूर जो घर था वहाँ वृंदा की मम्मी ने बात की और पूछा। उन्होंने सब प्यार से बताया और पूरी बात कही, लेकिन जैसे ही वृंदा की माँ ने रुबीना नाम की लड़की की बात की, उस औरत ने कहा, आप कल आना, अभी मुझे काम है। इसी तरह उन्हीं गली के सारे घरों को पूछा क्या आखिर रुबीना कौन है, लेकिन जो जानते थे उन्होंने किसी तरह बात टाल दी और जो नहीं जानते थे उन्होंने कहा कि कोई लड़की यहाँ पर आती जाती है, ऐसा हमने सुना है। फिर दोनों माँ बेटी ट्यूशन क्लास में आई और उसकी मम्मी ने पूरा घर देखा, लेकिन बस वैसी ही फीलिंग आई जैसे पहले आ रही थी। उनको कुछ पता नहीं चला। वृंदा को अचानक कोई बात सूझी और उसने अपनी माँ से कहा, क्या इस जगह को छोड़ देना चाहिए? लेकिन उसकी माँ ने कहा कि पहले पता लगाते हैं। फिर वृंदा उसको टेरेस पर ले जाती है और अपनी माँ को वहाँ जाकर कहती है, माँ, ये घर काफ़ी लंबे टाइम से बंद पड़ा था, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो रुबीना है वो मुझे कोई इंसान नहीं लगती। उसकी माँ ने उसको बताया, अरे बेटा ऐसा मत बोल। उसने उसका मुंह बंद करवाया और कहा, हो सकता है ये सच हो सकता है, कोई तुमको डरा कर यहाँ से भगाना चाहता हो, लेकिन जब कल यहाँ बच्चे पढ़ने आएंगे उनके सामने तो ये बोलना भी मत कि जो कुछ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं पैरानॉर्मल लगता है, नहीं तो बच्चे डर जाएंगे और तुम्हारे पास पढ़ने भी नहीं आएंगे। वृंदा ने कहा, तो माँ मैं क्या करूँ, मुझे खुद डर लग रहा है। उसकी माँ ने कहा, बेटा क्यों ना यहाँ पर कैमरे लगा दिए जाए, जब बच्चे आएंगे तब तुम देख लेना। फिर दोनों माँ बेटी ने कैमरे वाले को कांटेक्ट किया और घर में 3 जगह कैमरा लगा दिए। फिर दूसरे दिन जब बच्चे आए तो उसी वक्त वृंदा ने कैमरे की ऐप को अपने फ़ोन में स्टार्ट किया। बच्चे कुछ ना कुछ लिख रहे थे। अचानक ही सब खड़े हुए और कुर्सी अपने आप ही अपनी जगह से खिसक गई। साफ दिख रहा था कि कोई आकर बैठा है और उसको मान देने के लिए बच्चे खड़े भी हुए थे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वृंदा ने जाकर अंदर देखा तो कुछ नहीं था। वो समझ गई कि खेल क्या है और आज उसने बच्चों से उस बारे में कुछ बात ही नहीं की और चुपचाप उनको पढ़ाकर घर वापस आ गई। दूसरे दिन वृंदा को चिंता थी कि अगर बच्चे अकेले गए और उनको कुछ हो गया तो, लेकिन वो करती भी क्या, क्योंकि बच्चों के लिए वो कोई आत्मा नहीं, एक मैडम थी जो उनको दिखाई देती थी, उनसे अच्छे से पेश आती थी। लेकिन कैमरा लगाने के बाद भी वृंदा को कुछ दिखाई नहीं दिया। जब दूसरी सुबह 10 बजे वृंदा ने अपने फ़ोन में कैमरा चालू किया, लेकिन आज कुछ और ही चीज़ उसके सामने आई। उसने देखा कि बच्चों के सामने रखी कुर्सी पर एक औरत बैठी है।
उसकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। बाल बिखरे हुए थे, पैर उसकी हरकतें कर रहे थे। सफ़ेद और काले रंग के कपड़े उसने पहन रखे थे और थोड़ी देर में उठकर वो पानी पीने के लिए घड़े की ओर जाती, उसको छूती और वापस आ जाती। वृंदा की समझ में आ गया कि आखिर पानी का घड़ा खाली क्यों रखा था। उसने देखा कि जब वो चल रही थी तो ऐसे चल रही थी जैसे बैसाखी के सहारे चल रही हो। शक्ल पर काले और लाल रंग के धब्बे थे, जैसे खून के धब्बे हो। वृंदा ने एक बोल्ड मूव सोचा। उसको कैमरे में सब दिखाई दे रहा था, लेकिन बच्चों को वो कैसी दिखती थी वो देखने के लिए वो सीधा ही कमरे में घुस गई। लेकिन उसी वक्त रुबीना दूसरे कमरे की ओर दौड़ कर गई, और जब वृंदा ने उसकी ओर दौड़ लगाई, उसका पीछा करने लगी, तो वहां पर उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चे हंसने लगे। वृंदा को डर था, लेकिन साथ ही वो अपना होश मुश्किल से संभाल कर रखे हुए थी। उसने कहा, बच्चों से चलो, आज ड्राइंग कंपटीशन करते हैं। आपस में आधे बच्चे मेरी तस्वीर बनाएंगे और आधे रुबीना की। मुझे देखना है किसकी पेंटिंग अच्छी है। वृंदा ने देखा कि उन बच्चों ने तुरंत रुबीना की फोटो बनाना शुरू कर दिया, जिनको उसकी पेंटिंग्स बनानी थी, जबकि जो वृंदा की तस्वीर बना रहे थे उनको बार बार वृंदा के सामने देखना पड़ता था। वो देखती रही और बच्चे पेंटिंग बनाते रहे। 1 घंटे में सबने सारी पेंटिंग बना ली, और जब वृंदा ने देखा तो हर बच्चे ने रुबीना की एक जैसी तस्वीर बनाई थी। बस उनका साइज और पैटर्न थोड़ा थोड़ा अलग था, लेकिन वो उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता था जो कैमरे में वृंदा ने देखा था। बच्चों ने उसके कानों में बालियां पहनाई थी, चेहरे पर बिंदी, नाक में नथुनी, एक अच्छा सा ड्रेस और खूबसूरत लड़की। लेकिन कमरे में जो कैमरे में उसने देखा, उसमें रुबीना पूरी तरह से एक आत्मा लग रही थी। वृंदा समझ गई कि ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है। उसने जिसे देखा है वो बच्चों के सामने अलग है और कैमरे में सच्चाई सामने आ रही है। वृंदा घर आती है और अपनी माँ को वो पेंटिंग दिखाती है। उसकी माँ ने कहा, बेटा ये कोई लड़की है। फिर वृंदा ने कैमरे में कैद तस्वीर दिखाई। उसकी माँ एकदम से डर गई और रोने लगी। फिर रात को वृंदा के पापा के आने के बाद वो लोग एक बाबा के पास गए, जिसकी उन्होंने बहुत बातें सुनी थी। उस बाबा ने कहा कि उस आत्मा को किसी चीज़ की भूख होगी। आप लोग एक काम करो, कल सुबह ट्यूशन में छुट्टियाँ रख दो और वहाँ जाकर बढ़िया सी खाने की पीने की वस्तुएं और श्रृंगार की वस्तुएं रख कर आओ। फिर आपको बोलना है, तुम जो भी हो चली जाओ ये सब लेकर। हम तुम्हारी इच्छा जानना चाहते हैं। कुछ और चाहिए तो बताओ, नहीं तो चली जाओ। डर के मारे बेचारी वृंदा ने ऐसा ही करने का सोचा, लेकिन उसको पता नहीं था वो उसकी गलती थी। दरअसल ये उन आत्माओं के लिए होता है जो परेशान करती है और आपसे कुछ चाहती है। लेकिन अगर वो आपसे कुछ चाहती ना हो तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए। वो बाबा तो चाहता था कि अगर आत्मा इन लोगों को परेशान करे तो उनके इलाज के लिए वो उनसे पैसे कमाएगा। उसकी बातों में आकर, जैसा उसने बताया था, दूसरे दिन छुट्टियां रखकर वृंदा ने वहां पर खाने पीने की वस्तुएं रखी और बोला, रुबीना, मैं नहीं जानती तुम कौन हो और क्या चाहती हो, लेकिन एक बात सुनो, अगर तुमको कुछ चाहिए तो बताओ, नहीं तो ये सब रखो और इस घर को छोड़कर चली जाओ। मुझे यहाँ शांति से बच्चों को पढ़ाना है। तुम्हारी वजह से मैं डर कर रहती हूँ। रुबीना ने ये सब सुन लिया और सबसे पहले उसने पानी के घड़े को धक्का दिया। घड़ा टूट गया और वृंदा डर गई। ये पहली निशानी थी रुबीना की, और वृंदा को उसकी मौजूदगी साबित करने के लिए उसने ये किया। वृंदा ने अपने पांव पीछे लिए और उसको एक आवाज़ सुनाई दी, एक भारी, टूटी हुई लेकिन खौफनाक आवाज़। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, ये सब मुझे क्यों दिया? कौन हो तुम लड़की? वृंदा ने उससे बात करने की कोशिश की। अरे तुम्हारा नाम रुबीना है ना? तुम एक लड़की हो, फिर तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों है? ये सवाल सुनकर वृंदा के सामने खड़ी रुबीना और हिंसक हो गई। उसने वहां पर रखी खाने की चीजें उठाई और सीधा ही वृंदा के ऊपर फेंक दी। लोहे के टिफिन का छोर वृंदा के सर पर लगा और उसको भारी चोट लगी।
वो नीचे गिरकर छटपटाने लगी। रोते हुए हिम्मत करके उसने रुबीना को पूछा, अरे तुम मुझे क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? मैंने क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे लिए मैं तो ये सब तुम्हें देने आई हूँ। ये सोच कर लाई थी कि तुम यहाँ से चली जाओगी अगर कोई अधूरी इच्छा बाकी हो तो। रुबीना ने फिर से उससे कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मैं बस बच्चों से खेलना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे चैन से रहने ही नहीं दिया। पहले मेरा पीछा कर रही थी, फिर बच्चों के पास से मेरी बातें सुनती, ये कैमरा लगाया, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। ये जगह मेरी है और इस जगह के बदलने से मुझे सही नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने तुमको रहने दिया। इतना बोलकर रुबीना रुकी और बिंदा सोच में पड़ गई। रुबीना ने एक गहरी सांस ली और उसकी आवाज़ सुनकर वृंदा पीछे मुड़कर देखने लगी तो वहाँ पर रुबीना उसी स्वरूप में थी जिस स्वरूप में वृंदा ने उसको कैमरे में देखा था। रुबीना भी लेटे लेटे गहरी सांस ले रही थी। उसने वृंदा के सामने ऐसा बिहेव किया जिसे उसका खून सूंघ रही हो। फिर वो बोली, अरे वाह, तुम्हारे इस खून की खुशबू ने मुझे जगा दिया। मुझे ये खून चाहिए। तुम मुझे सच में कुछ देना चाहती हो तो यही दे दो। मैं तुम्हारी जान ले लेती हूँ। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मुझे और कुछ पसंद नहीं आएगा। वो एक के बाद एक चीज़ें वृंदा के ऊपर फेंकती गई। वृंदा को बहुत चोट लगी और उसका खून शरीर में कम होने लगा। जब वो एकदम वृंदा के पास थी तभी वृंदा की फैमिली और एक साधु वहां पर पहुंचे। साधु ने अभिमंत्रित पवित्र जल फेंका और वृंदा से दूर जाकर रुबीना गायब हो गई। फिर हॉस्पिटल में वृंदा का इलाज हुआ। उसके शरीर में खून काफी कम हो गया था। वो पतली और काली हो गई थी। जब वो होश में आई तो काफी दिनों तक डिप्रेशन में रहकर पागलों जैसी हरकतें करती थी। फिर साधु ने उनको सब बताया। जब वो ठीक हुई, बेटा, ऐसी कभी किसी की बातों में मत आओ, उनकी बातें मत मानो। आत्माओं को बिना मांगे कुछ देना जीवन के लिए जोखिम लाता है। उसके बाद वृंदा के दिमाग से रुबीना को निकालने के लिए उनके परिवार ने काफी लड़ाइयाँ लड़ी। वृंदा ने ये कहानी हमें ईमेल करके भेजी थी, जिसके टुकड़े हमने जोड़कर पूरी कहानी बनाई है ताकि लोगों को समझ आ सके कि कभी कोई आत्मा की मौजूदगी महसूस हो तो उसको कुछ ऑफर मत करो। वृंदा ने ट्यूशन क्लास के लिए रूम लिया किराए पर क्योंकि उसका होम रेनोवेशन में था, लेकिन बच्चों को वृंदा के अलावा रुबीना भी पढ़ाने लगी। वृंदा ने पता करने के लिए सीसीटीवी लगा तो दिए। वहां से वृंदा और उसके परिवार के लोग बिना कोई सामान लाए उस घर को ताला मारकर वहां से चले आए, उस घर को छोड़कर, और फिर दोबारा उन्होंने उस तरफ मुड़कर कभी नहीं देखा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मिलती हूँ आप सभी से एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।